मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम साहित्य खंड के उपरांत इसके पहले हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, फिर साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। अब जो पुस्तक है भारत की खोज, ये साहित्य की श्रेणी में ही आता है, लेकिन आपको एक अलग से पुस्तक के रूप में दी गई है। साहित्य की एक पुस्तक है वसंत, और यह भी साहित्य ही है, लेकिन यह एक अलग पुस्तक है भारत की खोज। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पुस्तक की। मैं समझता हूँ कि आज की कक्षा कुछ ज़्यादा रोचक भी होगी और ज्ञानवर्धक भी। तात्पर्य, आप इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज हम इतिहास और वर्तमान के सामंजस्य का विश्लेषण करते हुए ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसकी चर्चा विगत एक सदी से न तो समाप्त हुई है और न तो समाप्त होगी। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वर्तमान राजनीति में नेहरू जी कुछ ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान दौर के सभी नेता जो हैं, जो सत्ता में हैं, जो सरकार में हैं, वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारा दोष नेहरू जी के ऊपर मढ़ दे रहे हैं। सब अपनी पूरी गलतियां जो हैं वो कहाँ उसको आधार बनाया जाए, तो वो नेहरू जी हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो राष्ट्र की इस समय, वो सब कुछ नेहरू जी पर थोप दी जा रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि इकलौता एक नेता भारत की इतनी सारी समस्याओं की जड़ कैसे हो सकता है। ये तो एक रिसर्च का विषय है कि जितनी समस्याओं के बारे में नेता बताते हैं और नेहरू जी को जिम्मेदार मानते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। निजी तौर पर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में या आज़ादी के उपरांत भारतीय राजनीति के नेताओं में सबसे कुशल अगर कोई नेतृत्व करने वाला नेता मैं मानता हूँ तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो मेरे आदर्श हैं और मुझे काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है जब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ता हूँ, उनके बारे में समझता हूँ, और काफ़ी तकलीफ़ भी होती है जब उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणियाँ या गलत चीज़ें जो शेयर की जाती है, जो उसे मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ। तो वर्तमान दौर में नई पीढ़ी को अपने महान विभूतियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, अशफाक उल्लाह खां के बारे में, उन सभी लोगों के बारे में जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं नेहरू जी की, और वर्तमान दौर में नेहरू जी ज़्यादा प्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि अभी आजकल भारत और चीन का मामला चल रहा है, और ऐसे में सरकार या सत्ता पक्ष के लोग अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सीधे सीधे सारा दोष नेहरू पर मढ़ देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, साल 2 साल पहले, मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना था। अमेरिका चाहता था घोषित करना, लेकिन चीन ने जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य है, उसने टांग अड़ा दिया, या कहें कि उसने बाधा पैदा कर दी, और वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं हो पाया। तो इसमें भी लोग चीन के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाए। चीन की पिचकारी खरीदेंगे, चीन के सारे सामान खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे, चीन पे गुस्सा नहीं दिखाएंगे, नेहरू पे गुस्सा दिखाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं ऐसा कि नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल नहीं होने दिया, जबकि अमेरिका ने पेशकश की थी। जबकि यह भी एक झूठ है जो फैलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी नेहरू जी को लेकर के धारणाएं बनाई गई हैं, उस पर आप विश्वास करने के बजाय नेहरू के बारे में विस्तार से अध्ययन करें, नेहरू जी को समझें और नेहरू जी को जानें। आज के दौर में चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, सीमा सुरक्षा की बात हो, महंगाई, गरीबी, आतंकवाद, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सारे नेता मिलकर के अपना पूरा दोष नेहरू जी पर मढ़ देते हैं। रुपया क्यों गिर रहा है, तो नेहरू जी के ज़माने से गिर रहा है तो रुपया।
बेरोजगारी तो नेहरू जी के ज़माने, नेहरू जी जिम्मेदार हैं इसके, हर समस्या के जिम्मेदार नेहरू जी कैसे हो सकते हैं? इसका सीधा सा कारण है, नेता नेहरू जी के बारे में अल्पज्ञ हैं और जनता उससे भी ज़्यादा अल्पज्ञ है। वो झूठ बोलते हैं और हम तुरंत उसे मान लेते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप भी इस पुस्तक को तो पढ़ें ही, साथ में इस पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करें। आज पूरा सोशल मीडिया जो है नेहरू जी को लेकर के संचालित हो रहा है। जैसे आप फेसबुक खोलिए तुरंत नेहरू जी दिख जाते हैं, क्योंकि चीन का विषय चल रहा है। इस विषम दौर में नौजवान कहीं दिग्भ्रमित होकर के अपने प्रथम प्रधानमंत्री की प्रज्ञा चेतना, सत्यनिष्ठा, देश प्रेम, उनकी कर्मठता से अपरिचित न हो जाए, इसीलिए NCERT ने आपके पाठ्यक्रम में नेहरू जी द्वारा लिखित भारत की खोज पुस्तक को शामिल कर दिया गया, ताकि आप इस पुस्तक के बहाने ही सही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में जान सकें, जिससे कि आप लोग भारत के अतीत को समझ करके अपने महान विभूतियों के प्रति आदर का भाव रख सकें। आप सब जानते हैं कि हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हर साल हम पढ़ते हैं उनके जन्म दिवस के दिन, बाल दिवस के दिन, कि इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो बाल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे और बच्चे उनको चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को भारत के बच्चे अपना दिन मान करके बाल दिवस मनाते हैं। पिछली कक्षा में 7वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पाठ, पिता का पत्र पुत्री के नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित इंदिरा गांधी को एक पत्र है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। उसी का एक अंश आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिला था आप लोगों को। तो हर साल कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि नेहरू जी के बारे में या गांधी जी के बारे में कुछ न कुछ आप जानें, आप समझें। नेहरू भारत के कद्दावर नेताओं में एक थे और उस दौर के महान नेताओं में सबसे आगे थे। आप सोच सकते हैं कि 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय आज़ादी की लड़ाई में भारत का सबसे बड़ा संगठन कुछ था तो वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में 40 वर्ष की उम्र में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, भारत के सबसे बड़े संगठन का, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। केवल 40 वर्ष की अवस्था में उस संगठन का प्रेसिडेंट, उसके अध्यक्ष बनाए गए। और अध्यक्ष बनाते समय महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब लोगों से नेहरू जी का परिचय करवा रहे थे लाहौर में, तो उन्होंने कहा कि नेहरू निस्संदेह चरमपंथी है, वक्त से कहीं आगे की सोचते हैं। नेहरू जी चरमपंथी तो हैं, लेकिन वक्त से कहीं आगे की सोचते हैं, लेकिन वो इतने विनम्र और व्यवहारिक हैं कि रफ्तार को इतना तेज नहीं करते कि चीज़ें टूट जाए। नेहरू स्फटिक की तरह शुद्ध हैं, उनकी सत्य निष्ठा संदेह से परे है, जो भय और निंदा से दूर है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। नेहरू जी का परिचय लाहौर में जब करवाया था गांधी जी ने, तो इसी शब्दों को बताया था उन्होंने लोगों से। राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू का योगदान बहुत अधिक है। नेहरू जी 9 बार जेल गए थे, 3259 दिन जेल में रहे, 9वीं बार 1051 दिन जेल में रहे। और जो आप पुस्तक देख रहे हैं भारत की खोज, इसकी रचना भी जब वो 9वीं बार जेल में गए थे तभी किया था उन्होंने। आजकल के नेताओं की एंटायर डिग्री का पता नहीं चलता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, कौन फेक डिग्री वाला है, कौन डिग्री लेके आ गया, कहाँ से क्या बोलते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन नेहरू जी ने करीब 550 पन्नों की किताब लिखी है, 3 पुस्तकों की रचना की है उन्होंने, कई भाषाओं के जानकार थे और उन विद्वान लोगों की श्रेणी में आते थे जो उस दौर की प्रथम पंक्ति में शामिल थे। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की खोज पुस्तक की। आज की वीडियो में केवल नेहरू के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे।
और अगली क्लास में पहला पाठ अहमदनगर का किला, उसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। पुस्तक की बात करें तो सबसे पहले अनुवाद, संक्षेपण और संपादन। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर निर्मला जैन जी ने किया है। JNU में प्रोफेसर रह चुकी हैं और NCERT में आजकल हैं निर्मला जैन जी। उन्होंने इसका अनुवाद किया है, संक्षेपण किया है। ये पुस्तक मूलतः नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसी पुस्तक का ये हिंदी अनुवाद है। जवाहरलाल नेहरू ने 3 कालजयी कृतियों की रचना की: विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज। इनमें से पहली कृति की रचना यद्यपि इंदिरा गांधी के लिए की गई थी, परंतु उससे भारत ही नहीं, विश्व के युवा मानस को भारत का इतिहास समझने की दृष्टि मिली। उसी तरह जैसे उनकी आत्मकथा व्यक्ति विशेष की जीवन कथा मात्र नहीं है, बल्कि उससे नए भारत की मानसिक बनावट को समझने की अंतर्दृष्टि मिलती है। 3 रचनाएं इनकी हैं: विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज। भारत की खोज की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने कहा है कि हम रचना में भारत के राष्ट्रीय चरित्र के स्रोतों की गहरी पड़ताल की। इस रचना में भारत के राष्ट्रीय चरित्र के स्रोतों की गहरी पड़ताल की गई है, अर्थात भारत का मूलतः चरित्र क्या है, भारतीयता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, भारत का इतिहास कैसे बना, क्या क्या बदलाव हुए, ये सब कुछ समझना है। तो भारत की खोज पुस्तक से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच, लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने होता है, लेकिन 5 महीने के भीतर इसकी रचना हुई थी। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर के किले की जेल में हुई। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच के अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित की गई है। अर्थात उन्होंने जब 3 वर्ष के आसपास की अपनी जो जेल यात्राएं 1942 से लेकर के 1945 तक के बीच जो झेली थी, उसी दौरान उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका बनाई और 1944 में इन्होंने लिखा इसको। तो पुस्तक तो 44 में लिखी जा चुकी थी, लेकिन 42 से लेकर के 45 तक इसके बीच में लिखी गई है। कह सकते हैं कि 3 वर्ष का समय जो जेल में रहा, उसी 3 वर्ष के बीच में 5 महीने का समय ऐसा था जिसमें इस पुस्तक की रचना हुई। मतलब आप ये न समझना कि पुस्तक लिखने में 3 साल लगा, या यह भी मत समझना कि जेल में तो 3 वर्ष रहे तो 5 महीने में पुस्तक कैसे पूरी हो गई। उस 3 वर्ष के दौरान 5 महीने के भीतर इस पुस्तक की रचना नेहरू जी ने किया था। तिथियों का यह चुनाव संयोग भर नहीं है, बल्कि उस दौर की घटनाओं के प्रति नेहरू के गहरे सरोकार की ओर इशारा करता है। पुस्तक की भूमिका में नेहरू ने कारावास के अपने इन साथियों को बहुत सम्मान से स्मरण किया है। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत इन व्यक्तियों के साहचर्य को, साथ में जो पूरी दिनचर्या चल रही थी, उसे किस तरह से उन विषम हालात में गुजारा इन्होंने, उसको अपना सौभाग्य माना। ये सोचते थे कि शायद मेरे ये साथी न होते तो हमारा ये समय कितना कठिन होता। इस संदर्भ में नेहरू ने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथियों की चर्चा की है। इन लोगों का साथ उन्हें इस मायने में बहुत दिलचस्प लगता था कि वे केवल राजनीतिक माहौल के ही नहीं, केवल ऐसा नहीं कि राजनीति चमकाने के लिए या अपने जोश में आ गए हैं कि हम भी आंदोलन में शामिल हैं, बल्कि भारतीय विद्वता के, प्राचीन और नवीन भारत के तथा तत्कालीन भारतीय जीवन के 3 बातें कही गई है। भारतीय विद्वता की, भारत की विद्वता, जो भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, उसके बारे में, प्राचीन और नवीन भारत, पुराना भारत और नया भारत, और तत्कालीन भारतीय जीवन के सभी पक्षों के प्रतिनिधि थे। उनका संबंध भारत की लगभग सभी जीवित और प्राचीन भाषाओं से था और उनकी विद्वता का स्तर बहुत ऊंचा था। प्राचीन भाषाओं में संस्कृत और पाली के साथ अरबी एवं फारसी, और आधुनिक भाषाओं में हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सिंधी एवं उड़िया शामिल थी।
नेहरू ने लिखा है, मेरे सामने ग्रहण करने के लिए यह तमाम दौलत थी जिसे मैं ग्रहण कर सकता था अपने मित्रों से, और एकमात्र बाधा उससे लाभान्वित होने की जो बाधा थी वो थी कि मेरी क्षमता जो वो बहुत सीमित है। अर्थात ग्रहण करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारी जो क्षमता थी वो बहुत सीमित थी। मैं पूरा लाभान्वित नहीं हो पाया कि इतनी सारी भाषाओं को मैं सीख सकूं। अपने साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नेहरू जी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रभावी व्यक्तित्व, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नरेंद्र देव और आसफ अली का विशेष रूप से उल्लेख किया। इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बारे में इन बंदी साथियों से जो अनगिनत बहसें हुई, जो बातचीत हुई, उससे नेहरू को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने में मदद मिली। इस ऋण को भी उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया कि ये उन लोगों का हमारे ऊपर ऋण है कि उनसे बहस करके, उनसे बातचीत करके जो कुछ भी हमने नया हासिल किया, मैं ऋणी हूँ उनका, कर्जदार हूँ उनका। तो नेहरू जी के बारे में इतना आप लोगों ने समझा, लेकिन पुस्तक के पहले पाठ अहमदनगर का किला, इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ सामान्य सा परिचय दिया हुआ है, उसे भी आप समझ लें। जवाहरलाल नेहरू, सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। जो मॉडर्न इंडिया है, इसका जो बैकग्राउंड बनाया गया, जो बेस बनाया गया, इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आज़ादी के बाद भारत वीरान था, पूरा खाली था, खोखला था, कुछ भी नहीं था। हर तरफ अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, आज भी है, लेकिन वैसी हालत नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि 70-80 वर्ष पहले 1947 में देश की हालत कैसी रही होगी। अगर कल्पना नहीं कर सकते तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में नेहरू ने देश को संभाला और कैसे झेला होगा। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से लेकर के 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। समता, समानता, समाजवाद, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के वो गांधी के रास्ते पर थे और अहिंसावादी थे, इसलिए हम उन्हें और अधिक आदर सम्मान देते हैं। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के उस समय के भारत तक जो कुछ भी था या जो कुछ भी नेहरू जी ने समझा था, उसे इस पुस्तक में शामिल किया है। ये पुस्तक आप लोगों के लिए अधिक उपयोगी है भारत को समझने में। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं कि भारत क्या था, भारत की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे देश में किस प्रकार के लोग आए, बाहरी संस्कृतियाँ कैसे आई, कैसे संस्कृतियों का सामंजस्य हुआ, सब कुछ समझने के लिए भारत की खोज पुस्तक बहुत उपयोगी है। अगले वीडियो में पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ है अहमदनगर का किला। आप इसे अवश्य पढ़िएगा और जब भी आप भारत की खोज पढ़ने बैठें तो वीडियो को सुनते रहें और पुस्तक को देखते रहें,
तब जा कर के आपको ये पूरा समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि नेहरू के बारे में दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। ये एक शतांश 100वां अंश था, 1000वां अंश कह सकते हैं। नेहरू के बारे में विस्तार से जानने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी किताबें पढ़ लीजिए, 1-2 किताबें अवश्य पढ़िए ताकि आप नेहरू जी को विस्तार से जान सकें और समाज में फैलाए जा रहे झूठ से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में पहले पाठ को लेकर के, अहमदनगर का किला। शुक्रिया आप सबका।